TV9 भारतवर्ष लगातार इस इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इजराइल के गाजा पर हमलों के बीच एक शख्स सबसे अहम है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने चुनौती इजराइल के रुतबे को दोबारा हासिल करने की है। इसके लिए उन्होंने देश में बना दी है यूनिटी सरकार, जिसमें विपक्षी दल भी शामिल है। इसे आम हमला मत समझिए। ये आर पार की लड़ाई का आगाज है। हमास के इस हमले ने इजराइल को ही नहीं, दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो छोटा सा देश जिसकी सुरक्षा के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, आखिर कैसे इतने बड़े हमले का शिकार हो गया। क्या कर रही थी उसकी दुनिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके सुरक्षा उपकरण आखिर धरे के धरे कैसे रह गए? कैसे एक छोटा लेकिन मजबूत देश अपने इतिहास के सबसे भयानक हमले का शिकार बन गया? क्या यह हमला हमास की सबसे बड़ी गलती है या उसने सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या हमास की ये आर पार की लड़ाई जमीन से ज्यादा इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू के रुतबे पर हमला है? עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त है। आखिर कैसे जमीन, समंदर और हवा से हुए हमले ने दुनिया को झकझोर दिया तो इजराइल की नींद उड़ा दी। अब जरूरत सिर्फ अपने देश को बचाने की नहीं, बल्कि इजराइल का वो अस्तित्व बचाने की भी है जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर था, यानी रक्षा और तकनीक में बेजोड़ होने के अस्तित्व। बेंजामिन नेतन्याहू आखिर इस चौतरफा हमले से कैसे अपने देश को निकाल पाएंगे? ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी क्योंकि इजराइल का अस्तित्व का क्वेश्चन है, उसके अंदर बढ़ के मारा है हमास ने। हमास को जब तक वो खत्म नहीं करेगा इजराइल छोड़ेगा नहीं। इसके साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने अपने बेड़े डाल दिए हैं यहाँ पर। एक क्या थ्रेट इन बीइंग बोलते हैं कि वो एक डराना है कि अगर आप लड़ाई में आते हैं तो हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये कह दिया है एंटनी ब्लिंकन ने कि हमने इजराइल के लिए नहीं भेजा है, हमने हमास के लिए नहीं भेजा है वो डेराल फोर्ड, हमने भेजा है कि अगर कोई और दूसरा देश इसमें आता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। समझने की बात है कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश इस लड़ाई के अंदर आते हैं तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। नेतन्याहू ने हमले के बाद इमरजेंसी लगाकर यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया, ועכשיו ההנהגה צריכה להתאחד. जिसमें विपक्ष भी शामिल थी। नेतन्याहू की सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों को हमास के खिलाफ कैबिनेट में जगह दी गई। अब यही कैबिनेट जंग के फैसले ले रही है।
इस जंग में फिलहाल तो इजराइल में सभी एकजुट हैं, क्योंकि पहली कोशिश हमास से बदला लेने और उसे नेस्तनाबूद करने की है। उसकी एक वजह यह भी है कि अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इजराइल की पुरानी रणनीति रही है। छोटे बड़े कैसे भी बदले हों, इजराइल के लिए हमला ही बचाव रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के किस्सों को पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फिलिस्तीन के आतंकी गुट ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चुनिंदा नेताओं को 20 साल तक ढूंढ कर खत्म किया। 1972 में इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने इसे हरी झंडी दी थी, जिसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने कई देशों में घूम कर उन लोगों की अलग अलग तरह से हत्या की जो इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस पर फिल्म भी बनाई, ऑपरेशन ओपेरा। 1981 में मोसाद ने परमाणु हथियार बना रहे इराक के सैन्य ठिकानों पर बमबारी करने में इजरायली वायुसेना की मदद की, जिससे इराक एटम बम विकसित ना कर सके। इराक के ओजिरक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर उसके इरादों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन मोसेस। मोसाद ने इजराइल की दूसरी सैन्य एजेंसियों की मदद से इथियोपिया में भुखमरी से जूझ रहे हजारों यहूदियों को सफलतापूर्वक निकाला था। स्टुक्सनेट साइबर प्रोग्राम। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा कंप्यूटर वायरस तैयार किया जो न्यूक्लियर बम बनाने में लगे कंप्यूटर्स को निशाना बनाता था। माना जाता है कि ईरान समेत कई देशों के कंप्यूटर्स को इस वायरस ने अपना निशाना बनाया। ऑपरेशन ऑर्चर्ड। इजराइल ने सीरिया के कुछ ठिकानों पर हमला करके उसके परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया। ये सारी खुफिया जानकारी मोसाद ने जुटाई थी, जिसके बाद इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में बमबारी की। इसके अलावा दूसरे देशों से अपने दुश्मनों को लाना, अपने एजेंट्स को अपने दुश्मनों की सरकार में शामिल करवाना, सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे की नजर रखना, ये सब मोसाद के लिए तमगे की तरह है। लेकिन इस बार इजराइल की बाकी एजेंसीज के साथ मोसाद की जानलेवा चूक से सवाल खड़े होने लगे कि आखिर क्या देश की सरकार अपनी खोई साख वापस हासिल कर पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में जो हुआ उससे इजराइल की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री साख में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इजराइल के लंबे इतिहास में यह महज छोटा सा क्षण है। आज से ही आप देखेंगे कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गजा पट्टी में घुस के चुन चुन के हमास के लड़ाकों को उनके सुरंगों से निकालेगी और उन्हें स्वर्ग में भेजेगी। यानी बहुत जल्दी ये जब युद्ध खत्म होगा, हमास का शायद इजराइल से और गजा पट्टी से नामो निशान मिटने वाला है। नेतन्याहू के सामने अब ज्यादा चुनाव नहीं है। इजराइल में उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब इजराइल की कमान यूनिटी सरकार के हाथ में है, जिसके पास सारे फैसले लेने का अधिकार है। इजराइल कई बार कह चुका है कि वो गाजा पट्टी को तबाह किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। इजराइल ऑलरेडी हमेशा से आक्रामक था। वो कभी भी छोटे एक्शन नहीं लेता, वो डराने वाली आंखें नहीं दिखाता। लेकिन अगर कोई डराने वाली आंखें उसे दिखाता है तो वो उसकी आंखें नहीं निकालता, उसको गले से खत्म कर देता, जड़ से खत्म कर देता। ये इजराइल की फितरत रही है। अब आप देखेंगे कि सिवियरिटी, जिसको बोलते हैं ना खौफ, जो दरिंदगी है अटैक की, वो अब आपको नजर आएगी। तो क्या इजराइल सच में पूरे गाजा की हर इमारत को गिरा देगा?
या अभी असली लड़ाई होनी बाकी है? अमेरिका भी हमास के हमले को 9/11 से कई गुना ज्यादा बता रहा है। अल-कायदा को 9/11 महंगा पड़ा था। एक लंबी लड़ाई के बाद अल-कायदा खत्म हो चुका है और हमास भी एक लंबी लड़ाई चाहता जरूर है। लेकिन इजराइल की जमीनी सेना और हवाई हमलों को वो कितना झेल पाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा पर इजराइल की सेना कब्जा कर लेगी। हालांकि चुनौती इमारतों में जंग से होगी। ये अर्बन वॉरफेयर बेहद मुश्किल होती है। इमारतों में अलग अलग जगह हमलों के लिए इस्तेमाल होती है और इसीलिए इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ ही इसमें उलझना चाहेगा। गाजा पर कब्जे के बाद उसका क्या होगा, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन शहर में जंग हुई तो उसे खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। फिलहाल इजराइल के सामने लक्ष्य हमास को बेअसर करना है। इजराइल मुझे नहीं लगता है कि हमले रोक नहीं पाएगा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 दिन से पैदा हुआ है। सालों साल, दसियों साल हो गए हैं। एक्सपीरियंस टेररिस्ट है। वो अपने अटैक करता रहेगा। उसके बदले में जो इजराइल अटैक करेगा वो पिन पॉइंटेड अटैक होंगे, डिस्ट्रक्शन वाले होंगे। आप भागिए, कहाँ तक भागेंगे हमास के लीडर, आपको शायद ये कतार में हम मार कराएंगे। बेंयामिन नेतन्याहू यानी बीबी, इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। डायलॉग सेंटर नाम की संस्था के एक सर्वे में 56% इजरायली लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को इस संकट के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। 86% लोगों ने कहा कि इजराइल के कमजोर नेतृत्व की वजह से ऐसे हालात बने और 92% लोगों ने कहा कि उन्हें जंग की वजह से डर महसूस हो रहा है। अब नेतन्याहू के सामने चुनौती इजराइल की जनता का भरोसा जीतना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में जो हुआ उससे इजराइल की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री साख में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन इजराइल के लंबे इतिहास में यह महज छोटा सा क्षण है। आज से ही आप देखेंगे कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो गजा पट्टी में घुस के चुन चुन के हमास के लड़ाकों को उनके सुरंगों से निकालेगी और उन्हें स्वर्ग में भेजेगी। यानी बहुत जल्दी ये जब युद्ध खत्म होगा, हमास का शायद इजराइल से और गजा पट्टी से नामो निशान मिटने वाला है। इजराइल जैसे तकनीक में अव्वल देश पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हमास पर दुनिया की निगाहें हैं। 2007 में गाजा पट्टी पर इजराइल ने अपना कब्जा छोड़ा और उसे चलाने का जिम्मा फिलिस्तीन को दे दिया। हमास 3 सिद्धांतों पर चलता है। 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड से बने हमास की बुनियाद में है धर्म, दान और इजराइल के खिलाफ जिहाद। इसे स्थापित किया था एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 2006 में फिलिस्तीन में हुए चुनाव में हमास को जीत तो मिली। 2007 में उसने गाजा पट्टी के प्रशासन पर कब्जा कर लिया। हमास की ताकत अपने आप में अकेली ताकत नहीं है। पूरा का पूरा मुस्लिम ब्लॉक उसके पीछे है। जिस गाजा पट्टी में वो रहता है, वो अपने आप में उसको सपोर्ट करती है। अब उन्होंने एक ऐसा प्रोपोर्शन ले लिया है कि उनके पास हज़ारों मिसाइल्स आ गई हैं, हज़ारों रॉकेट्स आ गए हैं, वो घातक हथियार आ गए हैं, जिसके वजह से वो अटैक कर पाता है। टनल्स बना ली हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। कम्युनिकेशन सिस्टम ले लिए हैं। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान में लाखों लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं और सिर्फ ईरान ही नहीं, कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, दुनिया 2 तरफ खड़ी नजर आ रही है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसका साथ देने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके समेत 84 देश सामने आ चुके हैं। तो फिलिस्तीन को अब तक ईरान, तुर्की,
अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इराक, यमन, कतर और लेबनान का साथ सार्वजनिक तौर पर मिल चुका है। रूस ने दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की अपील की है, लेकिन हिंसा रोकने का संकेत कहीं से नहीं मिला है। अब जो अटैक की तीव्रता है खौफनाक तरीके से बढ़ेगी और अब आप देखेंगे कि वो सिर्फ ईरान नहीं होगा सपोर्टर, सिर्फ कतर नहीं होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि कई और कंट्री हमास के पक्ष में उतरेंगे और उनका उतरना अपने आप में पूरी दुनिया को ब्लॉक्स में बांटेगा और एक ब्लॉक होगा जो यूएस लेड होगा। जिस तरीके से वो 12-13 कंट्रीज़ ऑलरेडी बन चुके हैं और इस तरफ हमास के या फ़िलिस्तीन के फेवर में जिस तरीके से 7-8 कंट्रीज़ आ गए हैं, तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कोई देश इजराइल या फिलिस्तीन को अपनी सैन्य मदद की पेशकश करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जंग और भयानक होकर ग्लोबल वॉर में बदल सकती है, खासतौर पर तब जब दुनिया के एक छोर पर रूस यूक्रेन युद्ध अभी जारी है। रूस ने इनको बहुत एनकरेज किया क्योंकि रूस चाहता था कि पश्चिम एशिया में उसकी पकड़ मजबूत रहे। रूस चाहता था कि इजिप्ट, सीरिया, इराक, इन सब में रूस का दबदबा बढ़ा रहे। इसीलिए रूस ने हमास को बहुत हथियार दिए, दूसरे रिसोर्सेज दिए ताकि वह इजराइल को भी दबा के रख सके। अचानक शुरू हुआ ये युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है कि वो गाजा को नेस्तनाबूद कर देगा, तो वहीं जंग इतनी सरल भी नहीं जितनी दूर से लग सकती है। हर घंटे हमास इजराइल टकराव से जो चिंगारी भड़क रही है, उससे अगर मिडिल ईस्ट झुलसने लगा तो इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा।